बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात क्या रुख इख्तियार करने वाले हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका की जानिब से कौन सी नई पाबंदियाँ आयद करने की तैयारी हो रही है, किस तरह लॉबिंग हो रही है और इन चीज़ों का रास्ता किस तरीके से रोका जा सकता है, और इस तमाम तर तनाजुर के अंदर मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की नोयत क्या हो सकती है और पाकिस्तान के ऊपर जो बैनुल-अक़वामी दबाव है उसको किस तरीके से जो हम उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, ये आज का हमारा मौजू। और साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे कि वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नायब जो मौजूदा चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल साहब को तोसी देने का फैसला किया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यह ऐलान भी किया है कि इस मामले पर अपोजिशन लीडर जो कि आईनी तकाजा है शहबाज शरीफ साहब के साथ मुशावरत नहीं करेंगे और इनके जो तोसी का मामला है वो सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए जो है उसका हल निकाला जाएगा। ये कितना इंपॉर्टेंट काम होगा और इसके मुज़म्मरात क्या हो सकते हैं, इस पर भी करेंगे बात। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की नोयत मुस्तकबिल में क्या होगी और पाकिस्तान को आने वाले महीनों के अंदर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और यह साहब, कल भी हमने इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात की, आज भी हम माहिरीन से बात करेंगे। लेकिन जो इदराक है पाकिस्तान के अंदर के जो हमारे साथ होने जा रहा है और जिस तरीके से हमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि हम अपना बयानिया जो पाकिस्तान का बयानिया है कि हमने अपनी शहादतें पेश की हैं, कुर्बानियाँ दी हैं और उसके बावजूद हमें ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराना कहाँ का इंसाफ है। इस बयानियों को लेकर दुनिया के पास कब जाएंगे और कब हमारी आवाज़ दुनिया सुनेगी? देखिए, पाकिस्तान पहली दफा एक ऐसे फिक्स में आया है कि पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा इधर या इधर। 3 मई 1950 में जब लियाकत अली खान साहब वहां पर गए थे और उनका बहुत शानदार इस्तकबाल हुआ था, तो उस वक्त से लेके अब तक अमेरिका के हमारे तल्लुकात ऊपर नीचे रहे हैं। उसकी बेवफाइयों के बावजूद भी हम साथ चलते रहे हैं। 78.3 बिलियन डॉलर जो हैं, अरब रुपए डॉलर जो हैं, इसकी इमदाद हमको मिली है। ये कभी अच्छी रही, कभी बुरी रही, कभी कुछ ये चलता रहा हमारे साथ ये। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से 1% जो था वो डेवलपमेंट के लिए देते थे और बाकी जितने थे वो मिलिट्री की थी। और कहा जाता था असला भी हमारा खरीदो, फलां भी हमारा खरीदो। यहाँ तक कि अगर 1% में से गंदम हमने खरीदी थी PL 480 की, तो वो भी अमेरिका से खरीद के आती थी। और शाह साहब लिखते हैं कि वो ऊँट गाड़ियों में डाल के हम ऊँटों के गले में थैंक यू अमेरिका की पर्चियाँ लटकाई होती थी। ये हालत थी हमारी। फिर उसके बाद अचानक जब हमारे सूरत हाल ये हुई कि जब हम उसमें चले गए, तो जब गुलाम मोहम्मद ने असेंबली तोड़ी तो मोहम्मद अली बोगरा जो कि उनका खास आदमी था, जो कि अमेरिका में पाकिस्तान का एम्बेसडर था, उसको बुला के यहाँ 2 साल बिठाया गया और वजीर आजम लगाया गया। सही। और इतना ट्रस्टवर्दी था अमेरिका का कि जब अयूब खान की वजारत बनी तो वो वजीर आजम जो है वजीर खारजा बन के उसके अंदर बैठा रहा ताकि अमेरिका नेक्सस ना खराब हो जाए। 1965 की पहली दफा हमारा मसला हुआ। हमारी भारत से जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने हमारे पर पाबंदियां लगाई। नंबर 1 पाबंदी ये लगाई इकोनॉमिक सैंक्शन, नंबर 2 मिलिट्री इक्विपमेंट सैंक्शन। और उसके बाद आप देखें कि हमें कहा गया कि तुम ऐसा नहीं करोगे आइंदा किसी तौर पर, क्योंकि हमने तुम्हें पैसे दिए थे कम्युनिस्टों से लड़ने के लिए, इंडिया से लड़ने के लिए। फिर हमारा तल्लुकात फिर शुरू हो गए, सारा कुछ होता रहा। 71 की वॉर के अंदर हमने इनको चीन से मिलाया, कैसेंजर को चोरी हमने वहां से मिलाया। फरवरी में उनकी एग्रीमेंट होने वाला था, वो चाहते थे कि बांग्लादेश के इलाके में चीन की हेजेमनी बन जाए। उन्होंने वो इलाका हमसे अलहदा जाने दिया, वो कॉरस्पॉन्डेंस पढ़ लें। लेकिन जैसे ही वेस्ट पाकिस्तान का मसला आया, फौरन निक्सन ने इंदिरा गांधी को फोन किया कि तुम लोग इसको रोक दो और ये ना करो ऐसा, और क्योंकि फिर हम तुम्हारे लिए सारा असला जो है पाकिस्तान को भेज देंगे और तुम फिर उसका भुगतान भुगत लेना। वो खत्म हो गया। आखिर में आप अंदाजा करें कि रिलेशनशिप जो थे उसके बहुत अच्छे थे अपना उसके जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, अचानक जिमी कार्टर आ गया। वो 4 साल के करीब का अरसा है जिसमें भुट्टो के ऊपर तूफान बदतमीजी मचाया जाता रहा, सब कुछ हुआ। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो ज़ियाउल हक इनका ब्लू आइड बॉय बना। आप सोचे कि 89 तक कितनी कुर्बानियां दी हैं। पहले दफा जेमी कार्टर ने इसको कहा $39 मिलियन ले लो, उसने कहा ये पीनट्स अपने पास रखो। उसने $50 मिलियन का बिल साइन कर दिया, पाकिस्तान ने कबूल नहीं किया। फिर जब रेगन आया $3.8 बिलियन का, फिर उन्होंने किया, पाकिस्तान ने एग्री कर लिया। आप सोचें कि 9 फरवरी 1989 को जो निकले हैं, 1990 के अंदर मुकम्मल विड्रॉ हुआ है, 1991 के अंदर प्रेसलर अमेंडमेंट आई है।
जी। पाकिस्तान पे पाबंदियां सख्त से सख्त तरीन लगी हैं, हर चीज हुई है, हर चीज। और फिर उसके बाद आप सोचें कि स्पेशल अमेंडमेंट के साथ हम कैसे चलते रहे हैं और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का हमारे साथ क्या कुछ नहीं। हालत ये थी कि 1994 में अमेरिकन एम्बेसडर ने खड़े होकर कहा, फ्लैट होता था, उसने कहा अगर पाकिस्तान ने कश्मीर में दरअंदाजी बंद ना की और इंडिया को खराब ना करना शुरू किया तो हम पाकिस्तान को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर देंगे। और अमेरिकन स्टेटमेंट में सेनेट में यह करारदाद पेश हुई। अब देखें कि पूरे का पूरा मुशर्रफ पीरियड हम उनके साथ रहे मुकम्मल तौर पे। अब हालत यह है कि उस वक्त लेकिन अमेरिका ने इस दफा यह किया कि जब अफगानिस्तान में गया तो उसने उंगली पकड़ के इंडिया को भी साथ ले गया और हमने कोई एहतजाज नहीं किया। हमने कहा क्यों लेके जा रहे हो, कुर्बानी हम दे रहे हैं, मार हम खा रहे हैं, 70,000 बंदा हमारा शहीद हो रहा है, ठीक है, जमीन हमारी तप रही है, हमारे यहाँ दहशतगर्दी पैदा हो रही है और तुम जाके इंडिया को वहां से रास्ता दे रहे हो, वाया ईरान भी दे रहे हो, खुद भी दे रहे हो। अच्छा, और ये सब ये सारे तनाजुर के अंदर ये जो नया बिल पेश हुआ है अमेरिकी सेनेट के अंदर, इसके हवाले से बात करते हैं। हमें वाशिंगटन से ज्वाइन किया है साजिद तारिड़ साहब, जो रिपब्लिकन पार्टी के अहम रहनुमा हैं और साबिक सदर ट्रंप के बहुत करीब समझे जाते रहे। और ये जो बिल पेश हुआ है और इसके अंदर भी कहा जा रहा है कुछ अक्सरियत है रिपब्लिकन्स की है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तान की जो लॉबिंग है, तो वो किस तरीके से अपना काम कर रही है इस बिल को रोकने के लिए और आया हम बात करने के लिए, और इनको कहाँ कहाँ पे कमी का सामना करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से कमजोरी कहाँ है। जी अस्सलाम वालेकुम तारिड़ साहब। जनाब उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सबसे पहले तो शुरू करना चाहूंगा कि मैं आपका और ओरिया मकबूल साहब का ह्यूज फैन ऑफ योर्स और आपका हर प्रोग्राम सुनता हूं और ओरिया मकबूल साहब मैं समझता हूं ही इज एन एसेट फॉर पाकिस्तान। अच्छा, ये जो हम बिल पेश होने जा रहा है तारिड़ साहब और उसमें रिपब्लिकन सेनेटर्स की अक्सरियत है, तो ये जो मामला है इसको रोका कैसे जा सकता है? अब जैसे औरिया साहब ने कहा कि 91 में प्रेस तरमीम लगी, उस पर पाबंदियां, अब ये जो नया जो आप पूरा मलबा उठाकर पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं इस जंग का, ये कितना इंसाफ की बात है? और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मतलब आप भी लॉबिंग करते रहे हैं, आप भी अपने असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, इस स्टेज के ऊपर वहाँ वाशिंगटन के अंदर पाकिस्तान का मुकदमा कौन लड़ रहा है? उस्मान साहब, ये बिल जो है ये सारे का सारा रिजल्ट है इंडियन लॉबी का। मुझे लगता है जिस तरह ये बिल भी किसी इंडियन ने शायद लिखा है। मैं वाहिद एक पाकिस्तानी वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हूं जो पिछले 5 साल से और पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहा हूं कि इंडियन लॉबी दोनों पार्टीज को, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट को घेरा डाल चुकी है और अब पाकिस्तान के लिए आज भी और आने वाले दिनों में भी इंडियन लॉबी जो है वो वॉशिंगटन डीसी में सबसे बड़ा खतरा है। और ये बिल उसका अभी ट्रेलर है, ये एक हॉरर मूवी का ट्रेलर चल रहा है और इसके 22 के 22 सेनेटर रिपब्लिकन है। लेकिन इसकी टाइमिंग देखें, मोदी साहब अभी अपनी कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा शो करके गए हैं। उससे पहले इनकी अपॉइंटमेंट्स देखें व्हाइट हाउस में इंडियंस की। इस वक्त मैं यहां तक देखता हूं कि बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खुद एक हादसे की तरह बन चुकी है क्योंकि उनके आसपास इंडियन लॉबी का घेरा है। और दूसरी तरफ आपने पाकिस्तानी डायस्पोरा की बात की, वी आर कंप्लीटली फेल्ड। हम यहाँ पे पीटीआई और नून लीग में बिजी हैं, हमारा बिल्कुल कोई तवज्जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी वाली साइड पे नहीं है जो कि होनी चाहिए। इस वक्त हमें अशद जरूरत है एक पाकिस्तानी डिसेंट का कांग्रेसमैन होना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ दूसरी साइड पे 5 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन हैं और उनकी एक मेरा मतलब उनका, यहां तक देखें कि बाइडेन का स्पीच राइटर भी इंडियन है, व्हाइट हाउस का मीडिया जो सेल को चलाता है वो भी इंडियन है। और मैं ये बता रहा हूं कि मैं वाहिद एक आदमी हूं वॉशिंगटन डीसी में जो मुसलसल वार करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ना हमारी कोई कॉम्प्रिहेंसिव आपकी कैंपेन है। खान साहब को न्यूयॉर्क में आना चाहिए था, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी नेटवर्किंग की, अपना केस बयान करना चाहिए था इस बड़े क्रिटिकल टाइम में। इस वक्त इस चीज की अशद जरूरत है। मैं यहाँ बिल्कुल आपने जिस तरह ओरिया साहब ने फरमाया, मैं इनकी हर चीज से एग्री कर रहा हूं, लेकिन अफसोस की बात है कि हमने आज तक कभी कोई डिप्लोमेसी पे तवज्जो नहीं दी, हम एडवोकेसी में फेल रहे हैं। आपने इतना कुछ किया, पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए बहुत कुछ किया, दोहा तालिबान को दोहा में बिठाने वाले पाकिस्तानी। अच्छा साजिद तारिड़ साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। हमें रिपब्लिकन जो अपना पार्टी है बाइडेन साहब की, उसके अहम रहनुमा ताहिर जावेद साहब और ह्यूस्टन से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया है ताहिर जावेद साहब ने। और इस मरले के ऊपर ताहिर जावेद साहब और उनके साथी इस बिल को रोकने के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं, ये उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब।
जी वालेकुम जनाब। ताहिर साहब बताइएगा, अभी जी ताहिर सर। साहब भी हमें बता रहे थे कि हमें लॉबिंग की सख्त जरूरत है, इस बिल का रास्ता कि बाइडेन साहब के इर्द गिर्द इंडियन लॉबी का पूरा घेरा है, तो हम किधर हैं? देखें जी, ये जो बिल है, अगर आप इस बिल की बात करते हैं तो ये बिल 20 या 21 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने ये बिल डाला है। ठीक ये है। बायपार्टिजन बिल नहीं है। इसके अंदर एक भी डेमोक्रेट सेनेटर ने इनके साथ अग्री नहीं किया, तो उसको होस्ट नहीं किया। तो जब एक साइड वन साइडेड बिल आता है, रिगार्डलेस उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर सिटिंग ऑन अ टेबल, उसको फाइल कर दिया है, ये कहीं कमेटी में नहीं जाएगा, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगी until unless they find one डेमोक्रेट सेनेटर। अब रहेगी बात, इसको इस तरह, इसको दूसरी तरह अगर आप इंटरप्रेट करें तो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन की हमायत इस बिल को हासिल नहीं है, तो उसकी क्या वैल्यू होगी उस बिल की जिसके अंदर मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपके पाकिस्तान के मीडिया में सुना जा रहा है कि अमेरिका पाबंदियां लगाने जा रहा है। अमेरिका क्या है? अमेरिका तो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है। मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके साथ 50 सेनेटर्स में से एक ने भी इनके साथ अग्री नहीं किया, तो मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी इस बिल को हमायत हासिल नहीं है। ये होगी पहली बात। दूसरी, इस बिल के अंदर जो भी वो चीजें मांग रहे हैं, बेसिकली वो इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। एक तो बात यह है कि 180 डेज में इंक्वायरियां हो नहीं सकती 20 साल की वार की, लेकिन अगर वो एक अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ लोगों ने इस तरह की चीज फाइल की है, तो उसकी मैं नहीं समझता कि आज की डेट के अंदर कोई भी प्रॉपर सिग्निफिकेंस उसकी कोई है। हाँ, अगर इस बिल के ऊपर कोई डेमोक्रेट साइड के ऊपर साइन इन करता है तो वो इस हालत में कभी भी नहीं करेगा। उसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स होंगी, उसके अंदर लैंग्वेज को चेंज किया जाएगा, और हो सकता है उसके बाद ये इंक्वायरी की हद तक आगे बढ़ाया जाए। आज की डेट में मैं इसकी कोई ताहिर जावेद साहब, एक तो सवालात हैं। देखें, बिल तो अपनी जगह आया। बिल से पहले ये गुज़श्ता 1-1.5 महीना जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका रवैया और उसका तालिबान के साथ एग्रीमेंट से वहां से निकलना और सारा कुछ पाकिस्तान के साथ जो रवैया है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका हुआ है। इसको आप एडमिट कर लेना चाहिए। इंडिया इज देयर ब्लू आइड बॉय, उन्होंने तय कर लिया है कि इंडिया हमारा फेवरेट है। ये मेरे साथ तालिबान का वो एग्रीमेंट पड़ा हुआ है। अब तालिबान ने जो कुछ करना है वो तो ये है कि वो तो तालिबान ताकतवर होंगे तो अलकायदा से रहेंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे। मैं आपको हैरानी से बताता हूं कि आज 1-1.5 महीना गुजरने के बाद इस इलाके में पीस क्यों नहीं आ रहा। The United States will request the recognition and endorsement of the United Nations Security Council for this agreement. ये हुआ नहीं हुआ, आप कहते हैं पीस आएगा। नंबर 2, the United States and the Islamic Emirat of Pakistan, which is not recognized by the United States, it's known as Taliban, seek positive relations with each other and expect that relations between the United States, ये हो गया, will seek economic cooperation for reconstruction with the new post-settlement Afghan Islamic government. अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपने एक एग्रीमेंट किया, आपने एक एंटिटी को तस्लीम किया, आपने वो सारा कुछ करके उसके साथ उससे बाहर भी निकले, और उसके बाद आपने अपना मलबा यहां पाकिस्तान पे डाला, या आपने मलबा डाल दिया 3 लाख उन लोगों के जो इलीटस फोर्स आपने तैयार की थी आपकी ट्रेनिंग से, आपकी सारी चीजों के। और इस वक्त आपने एक स्केपगोट, ये देख रहे हैं ये बिल क्यों आया है, इसलिए कि मीडिया में ये बिल बेचा जा सकता है ना। ये मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में बिक रहा है आजकल, बाकी जगह में बिक रहा है। और इंडिया इसको इस्तेमाल कर रहा है। आप जिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, अच्छा हाँ जी, आप ये बताइए कि क्या क्या क्या, जी जी मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं आपसे, आप ये बताइए कि क्या पाकिस्तान की वो पोजीशन इस वक्त है इंडिया के मुकाबले में जो आज से तकरीबन 2 साल पहले थी? देखिए, अगर आप रियलिस्टिकली सोचें तो 2 साल पहले भी पाकिस्तान की पोजीशन इंडिया के मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा, अब रह गई बात कि इस वक्त इंडिया और का जो रिलेशनशिप अमेरिका के साथ है, या पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप अमेरिका के साथ है, वो महज आप उसको अफगानिस्तान तक लिमिट नहीं कर सकते। उसको, यस, अफगानिस्तान इज अ बिग फैक्टर, लेकिन चाइना इज अनदर फैक्टर। इंडिया का जो लवी डवी रिलेशनशिप इस वक्त
अमेरिका के साथ है, उसका जो कॉमन डिनोमिनेटर उसमें आप कह सकते हैं वो चाइना है। उसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर इंडिया को कोई एज नहीं मिली। इंडिया को तो मिसाल है कि इंडिया डिड नॉट परफॉर्म। इंडिया तो उन मुल्कों में से है जिसने ये जो 3 लाख की फौज को ट्रेन करने के अंदर उनका भी हाथ था, जो 2 घंटे के अंदर तितर बितर हो गई। तो आई डोंट थिंक कि उनको यहाँ से कोई एडवांटेज मिला है, लेकिन बिकॉज ऑफ चाइना उनको एक एज मिलती है। तो अच्छा जी, एज मिल रही है चाइना के हवाले से एज है। ताहिर जावेद साहब आप हमारे साथ रहिएगा, साजिद तारिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और इसी मौजू को पर जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।